नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 3 लेकर के आया हूं। तो चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य वामन, भरत मुनि, भामह, रुद्रट आदि ने अपने काव्य के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। आचार्य भामह के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? तो देखिए, आचार्य भामह के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। मैं विकल्प पढ़ देता हूं। कवि के नाम को अमर रखना, यह काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। या काव्य के दृष्टि व अदृष्ट प्रयोजन, या सरस व दोषहीन काव्य रचना करना, या यश की प्राप्ति व धन अर्जित करना, काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए। तो भामा के अनुसार मित्रों, काव्य का प्रयोजन जो था वह विकल्प ए है, क वाला सही है। कवि के नाम को अमर रखना ही काव्य का प्रयोजन था। यह किसके अनुसार था? भामा के अनुसार। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन, आप अच्छी तरह से जानते हैं इनको, कि रचनाएं नहीं हैं। कौन सी रचनाएं नहीं है हरिवंश राय बच्चन की? दो चट्टाने, स्वप्नभंग, एकांत संगीत, या मिलन यामिनी। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो है वह, यहाँ रचनाएं ना होकर के प्रश्न में रचना होना चाहिए था। हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, तो स्वप्न भंग जो है वह हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है दोस्तों। बाकी दो चट्टाने, एकांत गीत और मिलन यामिनी, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है? कौन सी उनके काव्य की उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है? प्राचीन एवं नवीन का समन्वय, या सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, या ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना करना, या व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा करना। तो कौन से उनकी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है? तो दोस्तों, तीसरे का क वाला विकल्प सही है। प्राचीन और नवीन का समन्वय जो उन्होंने किया है, समन्वय का मतलब होता है मेल। उन्होंने प्राचीन और नवीन का जो मेल किया है, यह उनके कविता की सबसे बड़ी विशेषता है, उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है? ये जो मैंने कथन पढ़ा, यह किस कवि या रचनाकार का कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चौथे का ख विकल्प सही है। डॉक्टर नगेंद्र का यह विचार है। यह आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर इस तरह से कहे हुए बातें या किसी के कहे हुए विचार अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इन विचारों को आपको याद करना पड़ेगा। ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, मो मम गिरिधर कवि का अहक्यो, यह पंक्ति किस कवि की है? मो मन गिरिधर कवि का अहक्यो, यह पंक्ति किस कवि की है? चतुर्भुज दास की, कृष्णदास की, गोविंद स्वामी की, या चित स्वामी की? मित्रों, पांचवें का ख विकल्प सही है। यह जो पंक्ति है वह कृष्णदास की है। यह आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक मैं नहीं बता सकता आपको, तो कोई ट्रिक बनी नहीं सकती। छठवां प्रश्न है, सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। सौरसेनी जो एक भाषा थी, बोली थी कह सकते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश कह सकते हैं, अपभ्रंश था यह। तो सौरसेनी यह नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। मतलब नाटक जो गद्य में लिखे जाते थे, गद्य भाग जो था उसकी भाषा थी सौरसेनी। यह विचार किसका है? जॉर्ज गियर्सन का है, मार्कंडेय का है, आचार्य हेमंत का है, हेमचंद्र का है, या आचार्य भरत मुनि का है? छठवें का क विकल्प सही है दोस्तों। यह जॉर्ज गियर्सन का विचार है। यह आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि विचार जो हैं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। सातवां है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है? कौन सा ऐसा उपन्यास है चारों विकल्पों में से जिसमें मृत्यु से साक्षात्कार को अपना विषय बना करके उपन्यास लिखा गया है? पहला है अपने अपने अजनबी, दूसरा है शेखर एक जीवनी, तीसरा है नदी के द्वीप, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का सही उत्तर है अपने अपने अजनबी। यह जो उपन्यास
था। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है। कौन सा कवि रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, रीति काल में 3 भाग किए गए ताकि कवि और रचनाओं को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो रीति मुक्त यानी जो रीतिकालीन जो परंपरा थी, कुछ कवि ऐसे थे जिन पर इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है, उनको रीति मुक्त कहते हैं। तो कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता, यानी रीति मुक्त नहीं है? कौन सा कवि? रसनिधि, रसलीन, आलम या ठाकुर? 8वें का क विकल्प सही है। रसनिधि एक ऐसे कवि थे जो रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता। आगे 9वां नवजागरण शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा ने अपनी किस पुस्तक में किया है? नवजागरण शब्द, नवजागरण काल आया, उसमें कवि और लेखकों के लेखन में बड़ा असर पड़ा। तो नवजागरण शब्द का प्रयोग रामविलास शर्मा ने अपनी किस पुस्तक में किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं, इस पुस्तक में किया है, या भारतीय नवजागरण और यूरोप में किया है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण इस पुस्तक में, या लोक जागरण और हिंदी साहित्य? 9वें का ग विकल्प सही है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण। नवजागरण की उत्पत्ति हुई। 10वां प्रश्न, समाज सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या आदर्श समाज की परिकल्पना या ये सभी? तो यहाँ पर ये सभी बातें हो जाएंगी, यानी क ख ग घ, ये तीनों बातें समाहित हैं किसमें? कौन से विकल्प में? ग वाले में। तो नवजागरण की उत्पत्ति इन तीनों चीज़ों से हुई है और तीनों चीज़ें घ विकल्प में दी गई हैं, तो घ विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न है, नवजागरण का मुख्य प्रयोजन था, क्या मुख्य उद्देश्य था? प्रयोजन का मतलब उद्देश्य। भाई पुरानी सभ्यता संस्कृति का त्याग ये उद्देश्य था, या नया संसार यह उद्देश्य था, या नई संस्कृति, या ये सभी सारी बातें? तो देखिए 11वें में ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। पुरानी कहीं न कहीं नए कवियों और लेखकों का, नए रचनाकारों का ध्यान पुरानी सभ्यता और संस्कृति के त्याग करने पर था, नए संसार के बारे में वर्णन करना था, नई संस्कृति के बारे में वर्णन करना था। तो ये सारी बातें नजर आती हैं, तो इसलिए घ विकल्प जो है वो सही होगा दोस्तों। 12वां प्रश्न है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है, रामविलास शर्मा को माना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है? 12वें का घ विकल्प सही है। इसमें ज़्यादातर मैंने संकलित जो किए हैं प्रश्न, ये सारे के सारे आपको याद करने वाले ज़्यादा लगते हैं, इसमें ज़्यादातर ट्रिक काम नहीं आएगी दोस्तों, याद करना ही पड़ेगा। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो नवजागरण का अग्रदूत इनको माना जाता है। भारतेंदु युग से एक नवजागरण काल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग भी बना था। 13वां प्रश्न है, हिंदी के विकास के क्रम में भूमिका निभाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भगवत शरण उपाध्याय ने, रामविलास शर्मा ने, या ये सभी ने? तो 13वें का भी घ विकल्प सही होगा। इन सभी ने हिंदी के विकास के क्रम में भूमिका निभाई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी हम कम नहीं आंक सकते, भगवत शरण उपाध्याय जी, रामविलास शर्मा, ये सभी की भूमिका अग्रणी थी। आगे आ जाते हैं 14वें प्रश्न। भारतेंदु युग में साहित्य परंपरा की चर्चा नहीं हुई। अंग्रेजी परंपरा, उर्दू परंपरा, अंग्रेजी परंपरा, क्षमा करिए, पहला प्रश्न, पहले विकल्प को मैंने अंग्रेजी परंपरा बोल दिया। हिंदी परंपरा, उर्दू परंपरा, अंग्रेजी परंपरा या संस्कृत परंपरा? भारतेंदु युग में साहित्य परंपरा की चर्चा नहीं हुई। कौन से साहित्य परंपरा की? यहाँ 4 भाषाओं के साहित्य परंपरा की बात की जा रही है। 14वां प्रश्न ख विकल्प सही होगा। भारतेंदु युग में साहित्य परंपरा की जो चर्चा नहीं हुई वह था उर्दू परंपरा। आगे आ जाइए 15वां प्रश्न। हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद मैं एक श्रृंखला आपको बना करके लाऊंगा, हिंदी में प्रथम, सारी चीज़ें हिंदी में प्रथम, यानी हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये सारी प्रथम चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा आपको। साहित्य का प्रथम पुरस्कार, ये सारी चीज़ें लेकर के मैं आपके सामने अगली वीडियो में आऊँगा।
तो अपना प्यार, अपना ध्यान, अपना लगाव इसी तरह से चैनल को बनाए रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मैं बीच में ही बोल रहा हूँ, और लाइक बटन दबा दीजिएगा। हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है रानी केतकी की कहानी। मित्रों, यह जो है हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। 15वें प्रश्न का ख विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय किसको जाता है? लल्लू लाल जी को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सदल मिश्र को, या इंसा अल्लाह खां जिसकी पुस्तक है रानी केतकी की कहानी? ठीक है, तो किसको जाता है? 16वें का ख विकल्प सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में कहीं न कहीं साहित्य की भाषा खड़ी बोली हो चुकी थी। 17वां प्रश्न, हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर स्थापित करने वाली रचना कौन सी है? सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान, या प्रेम सागर? 17वें का घ विकल्प सही है मित्रों, प्रेम सागर। याद करना पड़ेगा, कोई और ट्रिक काम नहीं करेगी। 18वां प्रश्न आपके सम्मुख, हिंदी में आधुनिकता की नींव रखी? किसने रखी आधुनिकता की नींव भाई हिंदी में? राजा राम मोहन राय जी ने रखी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या रामविलास शर्मा ने? आधुनिकता की नींव, आधुनिकता की नींव रखा था मित्रों ग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। शायद इससे मिलता जुलता प्रश्न हम ऊपर भी कर चुके थे। ठीक है, कहीं न कहीं नवजागरण वाली बात आई थी ना 12वें प्रश्न में। ठीक है, उसी से मिलता जुलता प्रश्न 18वां है। लगभग कह सकते हैं कि पुराने शराब को नई बोतल में भर दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। 19वां प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, यानी किस वर्ष ये चंद्रकांता उपन्यास जो था यह प्रकाशित हुआ था? बड़ा फेमस तिलस्मी उपन्यास था। ठीक है, 1890 में, 1888 में, 1892 में, या 1893 में? तो चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी था। 20वां प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है? परीक्षा गुरु पर मैं अगली वीडियो लेकर के आने वाला हूं। आपसे पहले ही बता देता हूं कि इस उपन्यास की बहुत खुल करके चर्चा करूंगा, सारे पात्रों के बारे में चर्चा करूंगा, कथानक के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण डायलॉग्स के बारे में भी चर्चा करूंगा, और पात्रों द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातें, उपन्यास के द्वारा क्या सीख देने की कोशिश की गई है परीक्षा गुरु में लाला श्रीनिवास दास द्वारा, वो भी आपको बताऊंगा। तो उसका इंतजार करिएगा, और मैं जल्दी लेकर के आने वाला हूं ये दोनों वीडियो जो मैंने चर्चा की आपसे कि हिंदी में प्रथम और परीक्षा गुरु की पूरी समीक्षा। परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र जो है वो है लाला मदन मोहन। ठीक है, ये मदन मोहन के ऊपर ही पूरी कहानी घूमती है, उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है। बड़े थोड़े खर्चीले थे, बाद में दिक्कत आई तो उनके दोस्त जो मित्र थे, एक वकील साहब थे, उन्होंने उनको किसी तरह से उससे उबारा था। वो सारी कहानी की चर्चा मैं जब परीक्षा गुरु पर बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ उसमें करूँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसी तरह से अपना प्यार सहारा दिए रहिए इस छोटे से इंसान को, ताकि आपके सामने इसी तरह से रोचक वीडियो में लेकर के उपस्थित होता रहूं। तो चलिए, आप सभी का आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।